चलो बनाओ पुत्र हेडिंग स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप आप इसनों NCERT की बुक चों भी जरूर देखना पढ़ना। पहले मैं थोड़ा जिहा तुहानूं NCERT की बुक के अकॉर्डिंगली ही कराऊँगा, फिर थोड़ा जिहा इहदे च मैथ वाला काम है। मैनू तो मैथ तुहानूं पता ही है ज़्यादा आंदा नहीं है, तो आप जिन्हें तो 10th वगैरह दे विच हले ताज़ा ताज़ा पढ़िया होना वो तुसीं स्लोप दी इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन एंड ऑल दैट सारा कुछ पढ़िया, उही सारा कुछ जिहड़ा हैगा इहदे विच इनवॉल्व होना है। जिथे किते मैं गलत होऊंगा तो तुसीं मैनू ठीक कर दे, क्योंकि मैनू वो सारा कुछ इन्ना ज़्यादा नहीं आता, बट फिर भी कोशिश करांगे कि तुहानूं आ जिहड़ी NCERT की किताब 'च एक ग्राफ जिहा बनाया होया है एंड उहदे च 2-4 लाइनां लिखियां, वो लाइनां दा की मतलब है, वो की रिप्रजेंट करता है। तो हैडिंग बना लो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। जे बिल्कुल सिंपल भाषा दे विच वेखोगे तो आप NCERT की किताब का एक छोटा जिहा पैरा है, बस छोटे जे पैरे नूं रटा मार लेना। पेपर च लई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-15 बारी आप लिख लो इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं हैगा, एक छोटा जिहा ग्राफ बनाया होएगा तुहाडी NCERT की किताब दे विच, वो ग्राफ ते उहदे उत्ते एक इक्वेशन लिखी होएगी। तो इत्थे बना देना मैं NCERT वाला ग्राफ, ऐदा करके एक ग्राफ बनाया होएगा तो उहदे उत्ते जिहड़ा हैगा इक्वेशनां लिखियां होणगियां। NCERT की किताब दे विच की कीता उन्होंने शॉर्टकट मारिया है, इक्के ग्राफ दे विच 2 ग्राफ बनाए है, ठीक है। उन्होंने वेख के परेशान नहीं होना, उन्होंने वेख के घबराना नहीं। यह वेखो एक ग्राफ, ठीक है, यह एक ग्राफ, यह बनया साडे कोल ग्राफ कंप्लीट। NCERT की बुक दे विच की कीता होगा, इसे ग्राफ के उपर ही एक ऐ करके भी जिहड़ा हैगा ग्राफ बनाया होया। तो यह 2 ग्राफ ने जो उन्होंने इक्को ही ग्राफ के जिहड़ा हैगा बनाते, मतलब एक्सिस सेम रखा तो वो जिहड़ा हैगा दोनों शेपां जिहड़ा हैगा बनातियां। तो इस करके घबराना नहीं, बस आ ग्राफ है, इनू वाई एक्सिस मान लो, इनू एक्स एक्सिस मान लो। इत्थे आपां की मन के चलते हैं जो तुहाडी NCERT किताब दे विच लिखिया है। तो एक पासे आपां मन के चल रहे हैं स्पीशीज़ रिचनेस, एक पासे आपां मन के चल रहे स्पीशीज़ रिचनेस नूं असीं इस दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, तो दूसरे पासे आपां एरिया मन के चल रहे हैं, तो एरिया नूं जिहड़ा हैगा असीं कैपिटल ए दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो आ एक वाई एक्सिस ते लै लिया, एक एक्स एक्सिस लै लिया, आही होंदा ना एक्स एक्सिस, तो इधर वाला जिहड़ा हैगा वाई एक्सिस। तो आ विचकार जिहड़ा हैगा 2 इक्वेशनां 2 ग्राफ बने हैं। एक ग्राफ जिहड़ा है उपर वाला उहदी एक इक्वेशन है, एंड उहदी इक्वेशन की है S = CA⁻Z। किताब तो नहीं लिखा, पर मैं तुहानूं लिखवा देन लग्या कि यह जिहड़ा इस तरह गोल जिहा करके शेप बनाया होया है, यह की है, दिस इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो वो शेप है वो अकॉर्डिंगली। दूसरी है log S, एक इक्वेशन है जो S सीधी लाइन दी है, log S = log C + Z log A। log S = log C + Z log A। तो यह आप जी सीधी लाइन बनाई है उहदी इक्वेशन है। सीधी लाइन नूं आप लॉग स्केल, मतलब ये ग्राफ जे आप इक्वेशन लॉग च लै लीए तो फिर इस तरह का ग्राफ बनता है। जे आप हाइपरबोले के हिसाब के नाल कंसीडर करिए तो S = CA⁻Z ए वाला ग्राफ बनता है। बस ए आप जी NCERT की किताब के एक फोटो बनाई हुई है, आपनू इस कुछ भी ना आता हो तो आपने एक फोटो याद रख लेनी है, तो जिहड़ियां मैं 2 इक्वेशनां लिखियां आपने वो 2 इक्वेशनां जिहड़ा हैगा याद रख लैणियां। 2 इक्वेशनां एक लॉग की फॉर्म के मतलब उस इक्वेशन नूं आपां लॉग्स च लै लीए तो तां की बनता है, तो सिंपलीफाइड तरीके दे नाल लै लीए तां की बनता है, ठीक है। बस ए आप ग्राफ बना लो किते साइड सूट ते हुण आपां इहदा करते हैं, थ्योरी करते हैं, फिर ये वेखांगे कि ये लॉग की ग्राफ की कहता है। असल ये ग्राफ में वेख के इदा तो कोई ज़्यादा एडा क्लीयर नहीं होता, तो मैं कोशिश कराँगा कि थोड़ा जिहा इनू होर डिटेल के या इलैबोरेटिव तरीके के नाल जिहड़ा हैगा तुहानूं करा दां। पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जे एक ये टॉपिक आप पिछले 10 पेपर वेखोगे तो 6-7 वारी जिहड़ा हैगा ये क्वेश्चन ये रिलेटेड क्वेश्चन आए होणगे, ठीक। एक होर टॉपिक हैगा वो 2 लाइनां का टॉपिक है,
बड़ा सौखा, बहुत सिंपल, सिर्फ एक तुहानूं स्टोरी सुनानी, एक टॉय बनाना तो टॉय तोड़ देना, तो वो भी पेपर के विच जिहड़ा हैगा बहुत बार जिहड़ा हैगा आया हुआ। पहले इनू कर लीए फिर उन्होंने जिहड़ा हैगा करते हैं। मतलब मान लो कि ये 2 टॉपिक इस चैप्टर के सब तो ज़्यादा करंटली सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, प्रायोरिटी वाइज वेटेज वाइज सब तो पहले ये, फिर उस तो बाद चो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कराया ਸੀ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ਵਿੱਚ कराया ਸੀ ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कि NCERT की किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਈਵਲ ਕੁਆਰਟੇਟ 4 ਪੁਆਇੰਟ, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, याद आ गया कुछ? ये 3-4 टॉपिक आप कर लो तो समझ लो आपका चैप्टर तैयार है, उस तो बाहरों जो आएगा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, हुण आपां इस ग्राफ नूं करन लगे हैं, ग्राफ इक्वेशनां एक ही कलेशी चीज़ां ने। तो आपने हैडिंग बनाना है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੌਨ ਹੰਬੋਲਟ। जो भी किया इन्हें ही किया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये वो साइंटिस्ट है, जर्मनी का रहने वाला है, नेचुरलिस्ट, नेचर को स्टडी करने वाला, का फूस के बारे ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने वाला बंदा। इस बंदे ने कोई गल कही एंड इस बंदे ने एक गल कही जो इसने, अच्छा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, पहले तो भी लिख लो साइड के उत्ते, तुहाडी NCERT की किताब के मैंशन है, ही यूज टू एक्सप्लोर द साउथ अमेरिकन जंगल्स। जो भी सारा कुछ इन्हें वेख्या उतों के जंगल्स वेख के जिहड़ा हैगा इसने सारी गलबात की है, साउथ अमेरिकन जंगल्स। तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट यूज टू डिस्कवर द साउथ अमेरिकन जंगल्स एंड इन्हें की उत्थे वेख्या, ही ऑब्जर्व्ड दैट, यह चीज़ मेन जे, ही ऑब्जर्व्ड दैट विदिन अ रीजन, he observed that within a region species richness increases with the increased species richness increases with the increase in एक्सप्लोर्ड एरिया। यही है बस ऑल इन ऑल एक लाइन दे विच अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट का सारा कलेश कि इस बंदे ने की ऑब्जर्व किया। ही कनकलूडिड दैट, इसने वेख्या, इसने अपनी सारी रिसर्च का एनालाइज करके दसिया कि भाई स्पीशीज़ रिचनेस इनक्रीजेस एज वी इनक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया। एंड ये कोई वड्डी गल नहीं, ये आम जी गल आ, ये मेरे तुहाडे वर्गा बंदा भी जिहड़ा हैगा इस गल नूं जिहड़ा हैगा समझ सकता है। इहदा की मतलब है भी आप थोड़ा जिहा इलाका वेखोगे तो उहदे च तुहानूं थोड़ी स्पीशीज़ की वैरायटी देखने को मिलेगी। आप इलाका फैला दोगे, इलाका वड्डा कर दोगे, वड्डा इलाका वेखोगे तो ऑबवियसली उहदे विच ज़्यादा वैरायटी स्पीशीज़ दी जिहड़ा हैगा देखने नूं मिलणगीਆਂ। बड़ी सीधी जी गल है, आप एक प्लॉट दे विच कितनियां स्पीशीज़ लभ लोगे, समझ रहे हो ना। तो आप 1 किला 2 किला 3 किला जमीन दे विच जगह वड्डी होगी, प्लाट नालों तो ज़्यादा लभ जाणगियां, लेकिन फिर भी कितनियां क लभ लोगे। फिर पूरे अमृतसर की गल करिए, 2 3 4 5 किले नालों तो जगह बहुत वड्डी होगी, तो समझ रहे हो स्पीशीज़ का नंबर भी वधूगा। फिर पूरे पंजाब की गल कर लीए तो स्पीशीज़ का नंबर होर वधूगा, विच हिमालय भी वाड़ दीए, स्पीशीज़ पूरे इंडिया की गल कर लीए, फिर पूरे वर्ल्ड की गल कर लीए, फिर पूरी अर्थ की गल कर लीए। तो उन्हें क्या भाई जिस तरह आप एरिया वधाई जावांगे स्पीशीज़ रिचनेस जिहड़ा हैगा वधी जाएगी। मतलब ठीक है, वह कोई बहुत वड्डी गल नहीं जिहड़ी इन्हें गल कही कि एज वी इनक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया देयर विल इनक्रीज इन द स्पीशीज़ रिचनेस। पर वड्डी गल की है जिहड़ी उन्हें अगे गई, मतलब जो भी इन्हें बोलिया, ही ऑब्जर्व दैट स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट ओनली अप टू अ
लिमिट ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ कि भाई ठीक है स्पीशीज़ रिचनेस वध रही है, स्पीशीज़ नंबर ऑफ स्पीशीज़ वध रही ने एज वी आर इनक्रीजिंग द एरिया और एज वी इनक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ये नहीं कि इनफाइनाइट लैवल ते कम पहुँच जाएगा कि जगह वधाई जाओ तो स्पीशीज़ वधिया जान, जगह वधाई जाओ तो स्पीशीज़ वधी जान, जगह वधाई जाओ तो स्पीशीज़ वधी जान, ये हुंदा है। बट अगे उन्हें बहुत बड़ा ब्रैकेट लाता कि दिस कैन टेक्स प्लेस ओनली अप टू अ ਸਰਟੇਨ ਲਿਮਿਟ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, भावें इनवर्टेड कॉमर्स लिख लेना। इनफैक्ट मैं नहीं लिखना, तुम लिख लो। इनफैक्ट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप या रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया एज इट इज ही तुम कोड करना है। NCERT की एग्जाम्पल आ। इनफैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द relationship between the species richness and area for a ਇਹ ਹੁਣ particular ਕੁਛ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, for a wide variety of taxa, for a wide variety of taxa, ब्रैकेट सारा कुछ ब्रैकेट च लिखना, नंबर 1 पा के ये कुछ एग्जाम्पल्स देती उन्हें वो चीज़ों ने जो NCERT की किताब लिखा। फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा ब्रैकेट दैट इज एंजियोस्पर्म कॉमा बर्ड्स कॉमा बैट्स कॉमा फ्रेश वाटर फिशेस, बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर लिखना, टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये की बोलिया उन्हें फिर दसिया कि इनफैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी, जिहदे च उन्होंने एग्जाम्पल दे के दसिया कि भई आ सारे ही विच आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म भी विच आ जाते हैं, बर्ड्स भी विच ही आ जाते हैं, बैट्स भी विच ही आ जाते हैं, सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट सब दे लई जिहड़ा हैगा इट वुड बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उन्हें कहा कि भी इन्हां दा जिहड़ा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जिहड़ा ग्राफ बनूगा इन्हां सारे जानवरों के लिए लगभग सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिहड़ा हैगा बनेगा। अगली लाइन च नोट करना, ऑन अ लॉगरिदमिक स्केल, जे आप इस इक्वेशन लॉग च लै लीए, ऑन अ लॉगरिदमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ ऑन अ लॉगरिदमिक स्केल, यही रिलेशनशिप जिहड़ा हैगा दिस टेंड्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन, this tends to be a straight line described by a equation। ਉਹ वाली सारी इक्वेशन रिपीट कर दियो, log s is equal to log c plus z log a, आही मेन इक्वेशन जे। तो उसने दसिया कि भाई जो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप है, जो बस है ताड़ी NCERT की किताब च बस इन्हें लिखा है कि भाई जो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप है बहुतियां तकरीबन सारिया वैरायटियां वास्ते उदा या ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जो है ऊपर बनाया हुआ है, जिसकी इक्वेशन S इज इक्वल टू CAZ है। ये आप हाले एक्सप्लेन नहीं की, कर लाँगे। दूसरे पासे जे असी इस इक्वेशन लॉग्स च लै लीए तो फिर यही ग्राफ जोड़ा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बजाय इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो
तो जिन्ने भी तकरीबन जानवर ने उन्होंने सारे जानवरों का रिलेशनशिप जोड़ा है यही दो बनते हैं। जो लॉग च ले लोगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, तो जे सिंपल इक्वेशन लोगे विदाउट लॉग लोगे तो इट विल बिकम अ रैक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यह सारी स्टोरी सानू जोड़ा है साउथ अमेरिका के जंगलों में जो उन्हें ऑब्जर्व किया, किन्ने ऑब्जर्व किया, अबे ने, अलेगजेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, तो उन्हें सारे अपने रिलेशनशिप वगैरह जोड़ा है दसे। अगे इक्वेशन लिख दो, तो इक्वेशन के एस की रिप्रजेंट करता है, Z की रिप्रजेंट करता है, ए की रिप्रजेंट करता है, सी की रिप्रजेंट करता है। लिख लो एस इज इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस, एस इज इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस, ए इज इक्वल टू एरिया, Z इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। आज तुहाडा 10वीं वाला काम स्लोप ऑफ लाइन या इसनू बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। C इज इक्वल टू Y इंटरसेप्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट। और क्या रह गया, ए रह गया, ए इज इक्वल टू एरिया, की रह गया, सी रह गया, सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। तो बस ए वाई इंटरसेप्ट भी वही इक्वेशन वाला ही सारा हिसाब किताब है, ए बस आपने याद रख लेना, ठीक है। हुण इहदा कनकलूजन ए पहले मतलब उन्हें दसिया कि भाई इदा 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 इदा, फिर उन्हें दो लाइनों जो कहते कनकलूजन लिखिया, ए वैल्यूज़ है, इनू तुसीं रट्टा मारना है, इनू आपां कोई चेंज नहीं करना, ये उहदियां ही दित्तियां होईयां वैल्यूज़ ने। तो आप लिख लो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Z की है स्लोप ऑफ लाइन। तो वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू या वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of any taxonomic group। कोई फर्क नहीं पैंदा केड़ा taxonomic group है, regardless of taxonomic group। value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group, कॉमा या और द रीजन। ना इलाके का फर्क पैंदा है, ना जानवर का फर्क पैंदा है। वैदर इट इज़ अ प्लांट, एग्जाम्पल मतलब इसी चीज़ को, वैदर इट इज़ अ प्लांट इन ब्रिटेन और अ बर्ड इन अ कैलीफोर्निया और अ मलस्क इन अ न्यूयॉर्क, तो कोई फर्क नहीं पैंदा। द स्लोप ऑफ रिग्रेशन, the slope of regression are similar। अगली लाइन दूसरा कंक्लूजन लिख लिया है ना, the slope of regression lines are amazingly similar। कोई फर्क नहीं पैंदा, इलाका जिहड़ा मर्जी होवे, जगह जिहड़ी मर्जी होवे, जानवर जिहड़ा मर्जी होवे, जिहड़ी स्लोप ऑफ लाइन जिहड़ी ग्राफ बनया ये ऑलमोस्ट लगभग सेम होगा, ठीक है। नंबर 2 पा के लिखना, नंबर 2 पा के लिखना, थले वखरा पॉइंट बना के लिखना, वखरा पॉइंट बना के लिखना, ये दूसरा कंक्लूजन। बट इफ यू एनालाइज, दूसरा पॉइंट, बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ऑफ अ वेरी लार्ज एरिया, पहला वाला जो केस दिता 0.1 to 0.2 वो की है छोटे एरिया वास्ते, तो ये दूसरा पॉइंट बना के लिखना। बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ऑफ अ वेरी लार्ज एरिया, ऑफ अ वेरी लार्ज एरिया का मतलब फॉर एग्जाम्पल एन एंटायर कॉन्टीनेंट, पीना कहते ऑफ अ वेरी लार्ज एरिया दैट इज एंटायर कॉन्टीनेंट। हुण पूरा ही एशिया, पूरा यूरोप, पूरा आस्ट्रेलिया इलाका बहुत बड़ा हो गया, तो वैल्यू
you will find that the value of slope for a very large area, supposing an entire continent, the value of z, that is slope of line or regression coefficient, will be very steeper that is z is equal to z is equal to 0.6 to 1.2. For example, frugivorous मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड. फॉर एग्जाम्पल फ्रूगिवरस और फ्रूट ईटिंग बर्ड, फॉर एग्जाम्पल फ्रूगिवरस और फ्रूट ईटिंग बर्ड and mammal in tropical forest of different continents the slope is found to be 1.15. The slope is found to be 1.15. बोलो दीदियो ठीक है. चलो इनू ही माड़ा जिहा थोड़ा जिहा आपां अपने वालों तसल्ली नाल खोल के करा दीए. स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट है तुसीं सारा जिन्ना मैक्सिमम नोट किया कर लो, समझना समझ लो, जिद्दां तुहानूं ठीक लगदा कर लो. तो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप बड़ा सीधा सीधा जिहा है. एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की कहता है कि स्पीशीज़ रिचनेस बाई इनक्रीज़ करती है एज वी इनक्रीज़ द एक्सप्लोर्ड एरिया. जिस तरह आपां एरिया वधाई जावांगे स्पीशीज़ रिचनेस जिहड़ा हैगा वधी जाएगी. ठीक है. तो इस नूं जिहड़ा हैगा मैं इस तरह नहीं लिख सकदा. एस इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. गल बनती है कि जिस तरह स्पीशीज़ वधाई जावांगे उस तरह एरिया वधी जाएगा. जिस तरह एरिया वधाई जावांगे उस तरह स्पीशीज़ वधी जाणगियां. ठीक है. हुण जे मैं इस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल नूं हटाना आ तो सानूं पता है कि वैन प्रोपोर्शनैलिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू इक्वैलिटी तो सानूं जिहड़ा हैगा एक कॉन्सटेंट लाना पैंदा. तो आप एक लाइन दे विच लिख लो ए की बन जाएगा एस इज़ इक्वल टू सी ए. ये इक्वेशन की बन जाएगी एस इज़ इक्वल टू सी ए. तो आप इत्थे लिख लेना ए इक्वल टू पाया तो वो जगह के उत्ते जिहड़ा हैगा ए कॉन्सटेंट लाता. तो आप इस तरह लिख लेना कि वैन we convert this proportionality to equality we gave a constant and c is that constant. ठीक है. When proportionality is converted to equality we give a constant and that is a c. c जिहड़ा हैगा इत्थे वो constant है. तो c is equal to equal भी पै गया c अपना सॉरी s is equal to c a. ठीक है. बट अगे की लिखना तुसीं बट दिस लाइन और बट दिस इक्वेशन is actually exponential. s is equal to c raised to power c a raised to power z. But this relationship is actually exponential. तो s is equal to c a z ऊपर चले गया. तो इनू नंबर 1 पा लो या यही वो इक्वेशन है जी आप रैक्टेंगुलर हाइपरबोला के उपर जो लिखी है सिंपल टर्म्स जी आप इक्वेशन लिखते हाँ. ठीक है. जे इस इक्वेशन से इनू लॉग लै दिए या लॉग च कन्वर्ट कर दिए तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो तुहाडे कोल इक्वेशन की आ जाती है लॉग ਉਹ वाली इक्वेशन जी ऊपर लिखी है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी. आही है ना एस इज इक्वल टू लॉग एस ले लिया सी इज इक्वल टू लॉग सी ले लिया. अगे प्लस आ गया तो ये कहोगे प्लस कितना आ गया. फिर अगे z लॉग ए. तो आप चेक करो इक्वेशन बिल्कुल होगी दूसरी इक्वेशन
कितने गई आ होगी नंबर 1 इक्वेशन। यह इक्वेशन ये सेम होगी। यह एक रूल हैगा, आप सब जानते हो, ਜਦੋਂ भी मल्टीप्लाई ਨੂੰ ਆਪਾਂ लॉग च कन्वर्ट करते हाँ तो वो प्लस हो जाता है ना, याद है ना। तो ब्रैकेट च लिखना तो लिख लो, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कन्वर्ट करते हाँ तो वो प्लस हो जाता। तो ये देखो इसलिए ए तो सी के विच प्लस आ गया। फिर सानू ये भी पता कि ये भी रूल ही हैगा कि ਜਿਹੜਾ भी ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ टीसी ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪੂਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ Z ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ 1 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ C D B F ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। तो ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ log S = log C, ਜਦੋਂ मतलब ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ S = C A Z ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਗੈਰੀਥਮ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 2 ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਰਿਚਨੈਸ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, इस उही ग्राफ ਨੂੰ 2 हिस्से च कर देना, एरिया कर लो तो इट विल बिकम लाइक दिस। कितने गई क्वेश्चन S = C A⁻Z। तो ये हिसाब के नाल जिहड़ा ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ रैक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो ठीक है, एक हाइपरबोलिक इक्वेशन है या रैक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो जे कल्ला बनाना है तो लॉग के हिसाब के नाल करना है तो फिर वही चीज़ रहूगी, स्पीशीज़ रिचनेस एक्स एक्सिस ते ले लो, एरिया वाई एक्सिस ते ले लो, तो आ log S = log C + Z log A। तो है एक साडे कोल जिहड़ा हैगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिहड़ा हैगा आ गई। बोलो ठीक है, डन हो गया। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ log S on y axis। let us take log S की रिप्रेजेंट करता है वो देखो उत्ते। तो फिर एक पासे आप स्पीशीज रिचनेस लिखी हुई है, तो let us take log x कह रहे हैं log S = या S on y axis एंड log A की कर लोगे log, बोलो ठीक है। तो जो मैं यही इक्वेशन ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ तो ਇਹ मैं ले लिया वाई एक्सिस के उपर, आ मैं ले लिया एक्स एक्सिस के उपर। हुण मेरे को कलेश log C का तो Z का रह गया। आपने छोटियां क्लासां च एक इक्वेशन पढ़ी होनी y = mx की दसो फिर y = क्या बात है। तो जे मैं इदा लिखना कोई तकलीफ तो नहीं, तो यह आप सारे को पता है कि दिस इज़ एन इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या बात है जी, ये सारा तो 10वीं वाला हिसाब है। तो y = C + mx। तो y एक्सिस = वो जो y है वो इतने फिट होंगे, मेरे को फिट हो रहा। वो परले पासे कितने लिखे x कितने गया, तो इतने फिट हो रहा log A। C आ गया, कितने गया C आ गया, Z की जगह M आ गया, तो फिर गल बन गई। तो उस इक्वेशन च तुसीं जानते हो कि C की होंदी है, M की होंदी है। छोटिया क्लासां च शायद तुसीं कोई इदां दा ग्राफ बना के पढ़िया होवे, इत्थों लैन एक नूं वध गई कट गई जो मर्जी कह लो, तो यह पॉइंट जिस पॉइंट के उत्ते जिहड़ा हैगा कट जाता है, तो इसे नूं ही बोलते तुसीं वाई इंटरसैप्ट। आप लिख लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। जो जिथे भी जिहड़ा हैगा वो लाइन कट जाती है वो साडा वाई इंटरसैप्ट होंदा है। तो फिर वाई इंटरसैप्ट तो ही असी याद आया, मैं tan थीटा लिख देता है, याद आया, बनता है स्लोप ऑफ लाइन कि नहीं, वैल्यू निकलती है। तो आ जिहड़ा वैल्यू है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वो ई लगता वेखण च C हैगा जे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ C। तो स्लोप ऑफ लाइन इज़ tan थीटा, पॉइंट वाई इंटरसैप्ट, बस ये तो ही सारा कुछ निकलना जे।
दिस पॉइंट इज़ नोन एज द वाई इंटरसेप्ट। जिस भी पॉइंट इत्थे कटदे इत्थे कटदे इत्थे कटदे जिथे भी कटदे उसनूं असीं जिहड़ा हैगा वाई इंटरसेप्ट बोल दिंदे आ। हुण मेरे कोल ਇਹ तो क्लीयर हो गया कि यह जो मेरा सी है आप वैसे लिखी दिता है उपर कितने, यह जो मेरा लॉग सी है दिस सी इज इक्वल टू द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, हुण यह चीज़ क्लीयर होगी। हुण तुहानूं थोड़ा जिहा दसन लग्या जिहड़ियां उन्हें वैल्यूज़ दित्तियां सीगियां कि वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 0.1 to 0.2 इफ वी एनालाइज अ वेरी लार्ज एरिया, लेट अस सपोज एन एंटायर कॉन्टीनेंट, तो दिस वैल्यू विल इंक्रीजेस टू 0.6 to 1.2। इत्थे एक वर्ड आपां नोटिस कीता ही, वो वर्ड दा ही सारा कमाल है। किथे गया एव कि स्लोप विल बी स्टीपर। ए स्लोप का ही सारा हिसाब किताब है। और जी स्लोप पढ़ती भी है या वो जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप बनता पाया है, यह देखो हैगी तो यह भी स्लोप हैगी यह भी स्लोप है। तो आप सब जानते हो कि एंगल बदल जाना जे, जानते हो ना, एंगल बदल जाना है बेस के हिसाब के नाल। तो यही जी है वो चीज़ को वैल्यू के नाल रिप्रजेंट कर रहा। हुण तुसीं इस मैं दो ग्राफ बना के तुहानूं लिखाऊंगा, तुसीं लिखो दिस ग्राफ पर्टिकुलरली आ लिख लो सी एम एक्स, तो जेड एम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन, है ना, यह लिख लो। चलो मैं लिखा देना, लिख लो एम इज इक्वल टू द जेड, एम इज इक्वल टू Z, मतलब Z M। तो आप इस इक्वेशन के M जानते हो की चीज़ है, M इज इक्वल टू द, तो Z इज इक्वल टू द की हो गया, तो आप इतने लिखा है ना Z इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो यह लिख लो M इज इक्वल टू द Z एंड Z इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन। अगे C इज इक्वल टू Y इंटरसेप्ट, C इज इक्वल टू Y इंटरसेप्ट, M इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, हुण अगे कंक्लूजन उहदे नाल आपां रिलेट करना, इहदा जिहड़ा इहने कंक्लूजन दिता उहदे नाल रिलेट कीता करना है। अगले पॉइंट च लिखना फॉर अ लार्जर एरिया, for a larger area we got a larger slope, for a larger area we got a larger slope and vice versa, and vice versa means larger is the value of the Z, more steep will be the slope, means larger is the value of Z, यानी कि स्लोप मोर स्टीपर it will be in a graph। जे लार्जर एरिया के लिए आप ग्राफ बना के विखाने आ, तो आ देखो इधर इट विल बी लाइक दिस। तो आ वैल्यू आपे वध जानी है, वैल्यू वध जानी है, काम खत्म हो गया। दूसरे पासे फॉर स्मॉलर एरिया, स्मॉलर वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू लैस स्टीपर ग्राफ। आप देख सकते हो इत्थे ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीप है, वेरी स्टीप। आ की है लेस स्टीप। जिस तरह टैन थीटा की वैल्यू इनक्रीज करेगी उस तरह स्लोप इनक्रीज करेगी। जिस तरह टैन थीटा की वैल्यू इनक्रीज कर जाएगी
स्टीपनेस इनक्रीज कर जाएगी, स्लोप स्टीप हो जाएगी। तो वही चीज़ उसने जो है बोली सी कि लार्जर एरिया वास्ते इट विल बी वेरी स्टीपर ग्राफ बहुत बदल गए क्योंकि वो वैल्यू जो है वध जाएगी। आज तुहाडा स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। तुर पवा आगे बड़ा सारा सुपरस्टार है, बड़ा सारा सुपरस्टार पा के लिखो। 2 मिनट का काम है लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आ। मान लो पेपर च ये आना ही आना है, बड़ी बारी पेपर च आया। जे आप 10 पुराने पेपर वेखोगे तो 8 बारी या 9 बारी आया। तो चीज़ कुछ भी नहीं हैगी, आपने बंदे का नाम लिखना है पॉल एहरलिख, PAUR। ऐ करो हैडिंग बनाओ, पहले पॉल एहरलिख छड्डो, हैडिंग बना के लिखो ताकि तुम जो भी कभी रिवाइज करो हैडिंग के नाम तो तुम इस टॉपिक में पढ़ देना। रिवेट पॉपेट हाइपरथोसिस, RIVET, रिवेट RIVET, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यह नाम तो पक्का पक्का पेपर च आना ही आना जे। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बच्चों वाला काम है। तुम सब जो छोटे होंगे सी काम करते रहे हो तो वही बस इतने चीज़ है। एग्जाम्पल बोल के तुम दस देनी है तो तुम सारी जिंदगी कभी भुलोगे नहीं, पर यह जरूर पढ़ना। इनू 10-15 बारी जो सुपरस्टार पा लो। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इस चैप्टर के नंबर 1 प्रायोरिटी सब तो पहली वेटेज ये 2 लाइनों की चीज़ है, आपने याद रखनी है। 2 नंबर 3 नंबर या ऑब्जेक्टिव उन्होंने कितने ना कितने कोई ना कोई क्वेश्चन कट के पूछ ही लेना। हुण बंदे का नाम लिखो पॉल EHRLICH, एहरलिख। ये वो बंदा है जिसने सानू रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दसिया है। तो इन्हें एग्जाम्पल दी है एरोप्लेन की। इन एन एयरप्लेन, इन एन एयरप्लेन, एरोप्लेन जो मर्जी कह दो। एरोप्लेन वो किहदे नाल रिप्रेजेंट करन दिया, एरोप्लेन वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईकोसिस्टम दे नाल। इन एन एयरप्लेन ब्रैकेट च आप लिख लेना ईकोसिस्टम, यानी कि एरोप्लेन वो ईकोसिस्टम दे नाल कंपेयर कर रहा है। इन एन एयरप्लेन एंड ईकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ रिवेट्स। ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ रिवेट्स। नट बोल्ट, रिवेट का मतलब पेज, नट बोल्ट जो मर्जी तुम कह लो बई। एरोप्लेन एक ईकोसिस्टम है एंड एरोप्लेन नू वखरे वखरे रिवेट्स की हैल्प के नाल जोड़िया गया है, नटां पेचां नाल कसिया गया है, नट बोल्टां दे नाल बन्निया गया है। तो जिहड़े रिवेट्स ने उन्हें उन्होंने की रिप्रेजेंट किया, उन्हें उन्होंने की अज्यूम किया कि ये रिवेट्स जिहड़े ने की ने, दीज आर द स्पीशीज। पूरा एयरप्लेन नू की मान लिया ईकोसिस्टम। नट बोल्ट पेच जिहड़ा हैगा जिन्होंने सारे हिस्सों को जोड़ के रखा होया, सारे जहाज को असैंबल करके रखा होया, वो कौन ने, स्पीशीज, या जिसनों उन्होंने जिहड़ा हैगा रिवेट्स मान लिया। ठीक है, हुण वो की कहंदा, इफ एवरी पैसेंजर, जिन्हें भी जहाज में जिहड़ा हैगा बंदे बैठते हैं, इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग, इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन दैट जहाज स्टार्ट पॉपिंग। पॉपिंग मतलब पुट लेना, तोड़ देना, खोल देना। तो इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन दैट प्लेन और ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट pooping a rivet to take home, start popping a rivet to take home। समझ गए था कि मतलब है कि उन्होंने नट बोल्ट खोलने शुरू करते हैं तो अपने घर लैके जाने शुरू करते हैं। तो नट बोल्ट इतने कौन ने, स्पीशीज। तो स्पीशीज खत्म होनी शुरू हो गई। इट मीनस अगे लिखना, इट मीनस स्पीशीज, ब्रैकेट लिख लो भावें, इट मीनस स्पीशीज आर गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो it may not affect flight safety,
जे पैसेंजर अपने घरे नट बोल्ट लैके जा रहे हैं तो इट मे नॉट इफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। फ्लाइट नूं भावें कोई फर्क ना पवे। फ्लाइट सेफ्टी का की मतलब है, ब्रैकेट च लिखना ईकोसिस्टम या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ईकोसिस्टम। हुण तुसीं सारे जने हैरान होवोगे फ्लाइट नूं फर्क नहीं पऊगा, पैना चाहिए ना। हाँ तो पैन लग्या। इनिशियली इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, समझ गए हो ना। 2-4 नट बोल्ट पुट्टे जाणगे तो जहाज़ नूं कोई फर्क नहीं पेगा, लेकिन जो सारे पैसेंजर ये काम करने शुरू कर देंगे तो तुसीं अपने वेख लो। यही वो की कहना चाहता है कि ईकोसिस्टम दे विचों कोई जे 2-4 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होंदियां तो कोई एडा फर्क नहीं पैंदा शुरू च। स्पैशली वर्ड एंड च लिखाया इनिशियली इट मे नॉट इफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, ब्रैकेट च जिहड़ा लिखाया प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ईकोसिस्टम इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड। समझ गए ना। 4-5 गेड़े जहाज ने लाए तो उहदे पल्ले कुछ नहीं रहना, सारे नट बोल्ट खोल लैने लोगों ने। कशिका वर्गे लोग कई जहाज च सफर ही इसे करके करनगे कि आ लै भी फ्री के नट बोल्ट मिलन डे, भर लो झोले। तो इफ दैट कंटिन्यू and more rivets are removed from that particular plane, it become dangerously weak over a period of time। बोलो ठीक है। it become dangerously weak over a period of time। furthermore which rivet is removed may be very crucial। फिर एक पेच का खुलना नुकसान ज़्यादा करेगा। furthermore become dangerously over a period of time तो बाद furthermore which rivet is removed, केड़ा नट बोल्ट खोलने दे नाल की हो जाएगा, which rivet is removed may also be very crucial। बोलो क्लियर है, समझ आ गया। तो सौखा ही है। हुण भूलोगे नहीं जिंदगी कि जहाज़ नाल उन्होंने कंपेयर किया ईकोसिस्टम नूं भी जे जहाज़ के पुरजे खुलने शुरू हो गए तो एक अद्धा पुरजा खुल गया तो शुरू तो कोई फर्क नहीं पैना, लेकिन जे सारे लोग पुरजे खोल के अपने घरे लैके जाई जाणगे तो फिर एंड में एक पुरजा खुलने दे नाल भी पूरा जहाज़ हो सकता कि एक किले के उत्ते एक नट बोल्ट के उत्ते पूरा जहाज़ टिकिया होवे तो वह भी जिहड़ा खिंचिया गया तो काम खराब हो जाएगा। बस ए आपने याद रखना, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैनू लगता शायद चैप्टर साडा हो गया फिनिश। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद आवर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हुण चलिए अपने